राम राम, जय हिंद दोस्तों। राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की थी, आपको पता है क्लास 1 से अपन ने पॉलिटिकल साइंस की विधिवत रूप से पढ़ने का निर्णय लिया था। उसके अंतर्गत सबसे पहले जो अपन ने क्लास ली थी 1909, 1919, 1935 के भाषा संघ अधिनियम पढ़ा। उसके बाद संविधान सभा पढ़ी, और संविधान सभा किसके द्वारा आयोजित की गई थी, कैबिनेट मिशन, वो भी पढ़ा अपन ने। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां पढ़ी थी, ठीक है। इसके आगे अब भारत का जो संविधान का पार्ट है अपन वो करते हुए आज जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे भारत के संविधान से रिलेटेड, वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। आपको सभी को बता दी, जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब अपने को संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके पश्चात 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी, तो कुल मिला के वर्तमान में अपने अभी 12 अनुसूचियां भारत संविधान में विद्यमान है, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक एक करके टोटल जो है 12 अनुसूचियां पढ़ाऊंगा अभी। तो पहली अनुसूची स्टार्ट करते हैं अपन आज, ठीक है। गाइस, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं और उनका जो क्षेत्राधिकार है उनका वर्णन किया गया है। ये लिखा हुआ है पहली अनुसूची में, राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश तथा इनके न्यायिक क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई, जो है पहली अनुसूची में कौन कौन से विषय को रखा गया था, तो राज्य की उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्राधिकार, केंद्र शासित प्रदेश की उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्राधिकार को या उनके न्यायिक क्षेत्र को वर्णित किया गया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा वर्तमान में अपने कितने कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अंतर्गत JNK और लद्दाख जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। दादरा नगर और दमन द्वीप को एक कर दिया गया था। उसके बाद कुल कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं और 28 राज्य बचे हैं। तो आपको पूछे कि पहली अनुसूची का संबंध किससे है, तो किससे है भाई, राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश तथा इनके न्यायिक क्षेत्र से इनका संबंध है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, इस जो अनुसूची है वो हर एग्जाम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम पूछा जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है। अनुसूची दूसरे की बात की जाती है, तो अनुसूची 2 में वेतन तथा भत्तों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वेतन तथा भत्तों का उल्लेख किसको किया गया है, जैसे कोई भी संविधान में जो वर्णित जो भी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या फिर मंत्रिपरिषद है, उनके मंत्री है, या फिर संविधान की जो संवैधानिक पद है, जैसे कैग हो गया, नियंत्रक को महालेखा परीक्षक है, ठीक है। और इन सभी के जो है वेतन तथा भत्तों का जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसमें यह लिखा गया है, वेतन, भत्तों तथा सुविधा तथा परिलब्धियों का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 2, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध है किससे है, वेतन, भत्ते, सुविधा तथा परिलब्धियों से दूसरी अनुसूची का संबंध है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन है इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति वगैरह इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। अच्छा, जिन राज्यों में राज्यपाल नहीं बोलते, जैसे उपराज्यपाल बोलते हैं, किसी का प्रशासक बोलते हैं, तो वो सभी इसमें शामिल है, ठीक है। तो कौन कौन है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, क्या यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो आपको कोई पूछे कि भाई दूसरे अनुसूची का संबंध किससे है, तो किससे है भाई, वेतन, सुविधाएं, परिलब्धियों से संबंधित दूसरा अनुसूची है। तथा इसके अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित होता है, इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति यानी जो भी संवैधानिक पद है, राज्यपाल, क्या कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर, राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी में वेतन तथा परिलब्धियों में सेकंड अनुसूची में शामिल है, ठीक है। बात करते हैं अपन तीसरी अनुसूची की, ठीक है। तीसरी अनुसूची का जो प्रावधान किया गया है संविधान में, वो शपथ तथा परिधान से किया गया है, ठीक है। आपको पता है किसी भी संवैधानिक पद की एक शपथ होती है। शपथ जब वो पद धारण करते हैं तो वो एक शपथ लेते हैं। इस शपथ का जो उल्लेख है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस अनुसूची में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो आपको बता दूं सबसे पहले तीसरी अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ या प्रतिहान से है, ठीक है। इसमें किन किन को शामिल किया गया है, मैं आपको बता दूं, संघ के मंत्री यानी केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, यानी कि मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री का उल्लेख किया गया है, इन सभी की जो शपथ या प्रतिहान का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। फिर बात की जाए संसद के निर्वाचन है तो अभ्यर्थी, संसद में जो भी अभ्यर्थी निर्वाचन होता है, इनके लिए जो शपथ का प्रावधान है वो भी तीसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। संसद के सदस्य, संसद चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के सदस्य जो है इनकी जो शपथ का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसका अनुच्छेद 148 में उल्लेख है, तथा राज्य सरकार के मंत्री। अच्छा,
इसमें केवल यही नहीं कि भाई संसद यानी कि केंद्र सरकार के मंत्री है, नहीं, राज्य सरकार जितने भी राज्य के सभी मंत्री इनके शपथ का जो उल्लेख है, शपथ की जो उल्लेख है वो 30 अनुसूची में शामिल है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के अभ्यर्थी, ठीक है, जिस तरीके से संसद के निर्वाचन के 2 अभ्यर्थी होते हैं उसी तरीके से राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अभ्यर्थी होते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, फिर बात की जाए राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो किन किन की शपथ का उल्लेख इसमें है, देखो, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य जितने भी हो, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अच्छा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश की जो शपथ का उल्लेख है वो इसी में है। ठीक है, इसके साथ साथ हाईकोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है इनकी भी जो शपथ का उल्लेख इसमें है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो है शपथ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, जिला स्तरीय सेशन न्यायालय की जो है जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो है शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, फिर बात की जाए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी इसमें सम्मिलित है, राज्य सरकार के मंत्री भी इसमें सम्मिलित है, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य के लिए जो अभ्यर्थी आते हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वेतन भत्तों तथा परिलब्ध का जो संबंध अनुसूची 2 से है, उसी तरीके से शपथ का जो संबंध है वो अनुसूची 3 से है। अच्छा, इसमें बात करूं, इसमें जो है सभी प्रकार के जो है इतने जनों का शपथ का उल्लेख कर रखा है, तो किन का जो है उल्लेख इस शपथ में नहीं कर रखा है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जैसे लोकपाल होता है इनके लिए जो शपथ के लिए अलग से है वो अनुच्छेद में प्रावधान कर रखा है, यानी कि कौन शामिल नहीं होता है इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई स्टेटमेंट के अंदर कोई अबसदा यानी कि ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अनुसूची निम्न में से कौन अनुसूची 3 में सम्मिलित नहीं है, तो उसमें अगर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकपाल अथवा राज्यपाल अगर इसमें स्टेटमेंट में आ जाए तो आपको उसको राइट करना है, यानी कि जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और लोकपाल के लिए अलग से शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक बात है, तो याद रखिएगा अनुसूची 1 का संबंध राज्य के तथा केंद्र शासित प्रदेश की उनकी सीमाएं तथा क्षेत्राधिकार से है। ठीक है, अनुसूची 2 का संबंध किससे है गाइस, अनुसूची 2 का संबंध वेतन भत्तों तथा परिलब्धियों से है। ठीक है, अनुसूची 3 का जो संबंध है वो शपथ प्रतिहान से है, और किन किन की शपथ उल्लेख कर रखी है और कौन कौन इसमें शपथ में सम्मिलित नहीं होते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकपाल और राज्यपाल इसमें सम्मिलित नहीं होते, यानी कि अभी तक अपन ने 3 अनुसूचियां देखी है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चौथी अनुसूची देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चौथी अनुसूची का संबंध गाइस जो है जो सदन का उच्च हाउस पीपल है, यानी कि राज्यसभा संबंधित है। कौन सा, चौथी अनुसूची। ठीक है, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उससे संबंधित है। देखिए पढ़िए चौथी अनुसूची, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित को इनकी जनसंख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व। ठीक है, अपन ने, ठीक है, ये जो पीपल चुनने का जो प्रावधान है वो इंग्लैंड की संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि अपने जो है देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको उनकी जनसंख्या के अनुसार जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो प्रतिनिधित्व मिलता है इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि चौथी अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, पांचवी अनुसूची की बात की जाए, ठीक है, पांचवी अनुसूची का जो बात की जाए वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जो भी क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है, 5वीं अनुसूची है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान की गई है या पावर प्रदान किया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो अमुक कोई सी भी जगह को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, वरन उनको ये ध्यातव्य हो कि वह उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो है लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा है, अतः इसमें किसी बाहरी आवरण का प्रवेश रोकने के लिए उस जगह को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अतः ये शक्ति राष्ट्रपति द्वारा विदित की जाती है, लेकिन राज्यों के रेस्पेक्ट में ये जो शक्ति है राष्ट्रपति राज्यपाल को हस्तांतरण कर देता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जनजाति सलाहकार परिषद का जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा होगा। ठीक है, इसी संबंध में जो है अनुसूची 5 के संबंध में अगर मान लो कोई जनजाति के संबंध में किसी सलाह की जरूरत है तो जनजाति सलाहकार परिषद जो है उसका गठन राष्ट्रपति के हाथ में होता है, लेकिन जो शक्ति है जो गठित करने की शक्ति है वो राज्यपाल द्वारा है, यानी कि मेन जो है ये काम तो राष्ट्रपति का है, लेकिन जो राज्यपाल को ये जो शक्ति है उसको हस्तांतरण कर दी गई है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, 5वीं अनुसूची का जो संबंध है अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी अमुक क्षेत्र को अनुसूचित
क्षेत्र जो है वो घोषित कर सकता है, यानी उसको ये दायित्व हो कि जो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर एरिया में है जो अनुसूचित जाति के जो है सदस्यों या फिर लोगों की जो संख्या ज्यादा है, तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, फिर बात की जाती है जनजातियों के संबंध में अगर किसी सलाह की आवश्यकता हो तो जनजातीय सलाहकार परिषद की घोषणा क्या जो है स्थापना कर दी जाती है, और स्थापना करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होता है, और ये जो शक्ति वो प्राप्त करता है वो राष्ट्रपति से प्राप्त करता है। ठीक है, फिर अनुसूची 4 की अपन फिर से बात करते हैं। अनुसूची 4 का जो संबंध है वो किससे है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक है, आप सभी को पता होगा राज्यसभा में एक पर्टिकुलर अमाउंट में पर्टिकुलर सदस्यों की जो सदस्यता होती है राज्यों से संबंधित होती है, वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इसका संबंध किससे है गाइस? अनुसूची 4 से है। ठीक है, और ये जो अपन ने जो प्रावधान लिया है वो ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, फिर बात की जाए अनुसूची 5। अनुसूची 5 का संबंध है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत जनजाति सलाहकार परिषद की जो है अपन स्थापना कर सकते हैं, और वो जो अधिकार है वो राज्यपाल के हाथ में है। ठीक है, अपन बात करते हैं अनुसूची 6 की। ठीक है, अनुसूची 6 में कुल 4 स्टेट का जो है नाम विदित है। ठीक है, कौन कौन से 4 स्टेट है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के द्वारा प्रशासन। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो प्रावधान है वो तो अनुसूची 5 में किया गया है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अलग से, यानी कि इन 4 राज्यों के लिए अलग से जो प्रशासन का अधिकार है वो अनुसूची 6 में विदित किया गया है। आप सभी को पता होगा कि ये जो 4 राज्य है इसमें जो सर्वाधिक जो जनसंख्या होगी वो अनुसूचित जनजाति की है। इसी को देखते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से जो है प्रशासन का अधिकार अनुसूची 6 में रखा गया है। ठीक है, आपको पता है गाइस अपना ये जो भारत है इसमें इस भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी कि इस तरीके से जो अपना जो भारत है, भारत के जो इस तरफ में उत्तर पूर्वी जो राज्य है इसके अंतर्गत 4 राज्य, कौन कौन से 4 राज्य? असम और असम के नीचे गाइस मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो ज्यादा है। इसी को देखते हुए इनके लिए अलग से प्रशासन की जो व्यवस्था है अनुसूचित 6 में कर दी गई है। कौन कौन से 4 राज्य है? याद रखना गाइस, कुछ जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, और इसी के तहत स्वायत्त जिला परिषद का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अगर समाधान हो तो इसके लिए स्वायत्त जिला परिषद घोषित कर सकता है, यानी कि स्वायत्त जिला परिषद ये होता है कि इनका जो पर्टिकुलर ऑटोनोमस जो है चुनाव होगा, और वही के जो लोग उसमें उम्मीदवार खड़े होंगे और वही के लोग उसमें चुनाव में भाग लेंगे और उम्मीदवार को जिताएंगे। ठीक है, तो एक जो स्वायत्त जिला परिषद का जो संबंध है वो अनुसूची 6 से है। ठीक है, और ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, आपको पता है गाइस अभी वर्तमान में जो है 3-4 साल पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो इसमें देखते हुए भाई लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश बना था तो लद्दाख को भी इस अनुसूची में शामिल करने में मांग चल रही थी। ठीक है, वर्तमान में ये मांग जो है पूरी नहीं की गई अभी तक, लेकिन जो मांग चल रही है। ठीक है, अतः इसको ये जो है अनुसूची 6 में स्वायत्त जिला परिषद का उल्लेख किया गया, इसलिए इसको संविधान के अंदर का संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है संविधान के पर्टिकुलर जो भी अनुच्छेद है इन 4 राज्यों में जो है लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो पर्टिकुलर खुद जो है स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम से वहां के चुनाव करते हैं और वहां पे जो परिषद जिला परिषद का निर्माण करते हैं, और वहां के थोड़े कानून अलग है, इसलिए इसको संविधान के अंदर का संविधान कहते हैं, क्योंकि कुछ प्रावधान है जो यहाँ पे नहीं लगते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज करा दूं गाइस आपको कि अनुसूची 6 का जो संबंध है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से है। ठीक है, अब इसकी बात ये यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद का निर्माण किया जा सकता है, और स्वायत्त जिला परिषद का जो निर्माण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर बात की जाए जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग बने तो लद्दाख को भी इस अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसको संविधान के अंदर का संविधान भी कहते हैं। ठीक है, अगली अनुसूची की ओर बढ़ते हैं अपन, अनुसूची 7। कौन से अनुसूची गाइस? 7। अच्छा, मैं आपको बता दूं अनुसूची 7 का जो संबंध है वो शक्तियों का विभाजन है, सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, आपको पता है जो केंद्र है वो सर्वसर्वा होती है, इस पर एस्पेक्ट में जो है राज्य भी होते हैं, और राज्य और केंद्र को अलग अलग शक्तियां प्रदान कर दी गई है। इन शक्तियों को जो प्रदान है जो निर्धारण है वो सूचियों के माध्यम से किया जाता है, और उन्हीं सूचियों का जो उल्लेख है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, फिर से बता रहा हूं कि जो प्रावधान है अपन ने कहां से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। जब मैंने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था तो मैंने बताया था शक्तियों का विभाजन सूचियों के माध्यम से। यही बोल रहा है कि जो है 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, और जो शक्ति का विभाजन है वो सूचियों के माध्यम से किया गया है। कौन कौन सी 3 अनुसूचियां सूचियां इसके अंतर्गत? संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। ठीक है,
अब आपको बता दूं संघ सूची में कुल कितने 97 विषय है। कितने कितने विषय गाइस 97 विषय है। ठीक है, तो जो संघ सूची पे है वो जो इसका जो पावर है विषयों के ऊपर जो शक्ति है वो केंद्र के हाथ में है। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित जो भी कानून है वो संघ सूची में है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें कुल कितने 97 विषय है। ठीक है, फिर बात की जाती है राज्य सूची। राज्य सूची में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वैसे तो राज्य का होता है, लेकिन अगर मान लो विशेष कोई समाधान हो, विशेष परिस्थिति विद्यमान हो, तो इस विशेष परिस्थिति में जो है जो राज्य सूची पे जो कानून है वो केंद्र भी बना सकता है। इसमें आपातकालीन भी शामिल है। राज्य सूची में जो विषय है कुल 66 विषय यानी 66 विषय इसमें सम्मिलित है। फिर बात की जाती है संवर्ती सूची। ठीक है, अपन ने जो संवर्ती सूची है कहां से लिए गए पहले तो बता दूं मैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। ठीक है, तो संवर्ती सूची आपको पता है केंद्र तथा राज्य दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं और इसमें कुल 47 विषय सम्मिलित है। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं ये संविधान के लागू करते समय जो है ये जो विषय का विभाजन किया गया था, जब 42 संविधान संशोधन 1976 लागू किया गया था तो इसके अंतर्गत राज्य सूची के कुल 5 विषय थे उसको संवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया था। इसके द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 5 विषय जो थे वो राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। किस संविधान संशोधन से 42 संविधान संशोधन 1976 से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है गाइस, सत्य के विभाजन सूचियों के माध्यम से। इसमें कुल कितनी सूचियां है 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र को जो है कानून बनाने का अधिकार है और इसमें कुल कितने विषय 97 विषय है। ठीक है, राज्य सूची में वैसे तो राज्य जो है कानून बनाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र भी जो है कानून बना सकता है और इसमें कुल कितने 66 विषय है। संवर्ती सूची अपन ने कहां से ऑस्ट्रेलिया से ली और संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को और इसमें कुल कितने 47 विषय है। ठीक है, अनुसूची 8 की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अनुसूची 8 का जो संबंध है वो भाषाओं से है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब संविधान अपना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब संविधान में कुल कितनी 14 भाषाएं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में 3 संविधान संशोधन के द्वारा 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन से कुल कितनी जो है 8 और नई भाषाएं जोड़ दी गई। तो वर्तमान में कुल कितनी 22 भाषाएं विद्यमान है। ठीक है, तो पहली बात तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे भाषा से है। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितनी 14 भाषाएं को मान्यता प्रदान थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी है 22 भाषाएं। कैसे, सबसे पहले किया गया था 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन में इसमें और भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन से संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी मैं आपको बता दूं, पर पहले इससे ये याद रख लो कि 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन है वो भाषा से रिलेटेड है। किससे संबंध है गाइस, भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, बात करता हूं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। किसको, सिंधी भाषा को। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान में संवैधानिक मान्यता दी थी। फिर बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था। कितनी भाषा गाइस, 3 भाषा को। कौन कौन सी है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, तो संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। किसको, इसको मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को। ठीक है, फिर बात की जाती है 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 4 भाषा जो है संविधान के अंतर्गत जोड़ी गई थी। कौन कौन सी 4 भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और जो संथाली है वो चारों भाषा है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी और इन चारों भाषाओं को जो संवैधानिक मान्यता है वो 92वां संविधान संशोधन से मिली गई थी। ठीक है, फिर से रिपीट करवा देता हूं, 8वीं जो अनुसूची है इसका संबंध जो है संविधान की भाषाओं से है। ठीक है, जब अपना संविधान लागू हुआ था तब संविधान में कुल कितनी 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कुल कितनी 22 भाषाएं। इनका जो कौन कौन से संविधान संशोधन का जो संबंध है वो संविधान क्या है, भाषा से है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है, अब अनुसूची 9 की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जब संविधान लागू हुआ था तो कुल 8 ही अपने अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो है विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वर्तमान में कुल कितनी अपनी 12 अनुसूचियां है। ठीक है, ठीक है, अब बात की जाए 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो मैंने आपको बताया संविधान जब अपना लागू हुआ था तब तो टोटल कितनी 8 अनुसूचियां थी।
तो अब बात की जाए नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची सीधी सी बात है, जब बाद में जोड़ी गई तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई होगी। तो मैं आपको बता दूं, नौवीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। लिखा हुआ भी है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। ठीक है, इस अनुसूची के तहत जो भूमि और जो जमींदारी प्रथा की है वो समाप्ति कर दी गई थी। आपको पता है पहले जो जमींदारी प्रथा चलती थी भारत में 1951 से जो पूर्व है वो जमींदारी प्रथा भारत में चलती थी। उस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया और प्रथम संविधान संशोधन करने के द्वारा नौवीं अनुसूची है जो संविधान में जोड़ी गई थी। ये लिखा हुआ है, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति। ठीक है, तो आपको कोई स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जमींदारी प्रथा की जो समाप्ति है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? पहला संविधान संशोधन, और जिसका संबंध किससे? नौवीं अनुसूची से जिसका संबंध है। ठीक है, अब बात की जाती है जो नौवीं अनुसूची है इसके अंतर्गत जो रखे गए विषय, इसको जो है संविधान जो है न्यायालय के द्वारा उसकी है समीक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि जो नौवीं अनुसूची में मान लो कोई विषय अगर सम्मिलित कर दिया गया है तो वो न्यायालय की समीक्षा से परे है, ये प्रावधान किया गया था। ये लिखा गया है, इसके अंतर्गत रखे गए विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकेगी। ठीक है, आपको पता है जब पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, इसी के तहत जमींदारी प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी। इसी के तहत यह उस समय प्रावधान रखा गया था कि इसके अंतर्गत जो भी यानी कि नौवीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाएंगे वो न्यायालय के द्वारा वापस समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायालय की समीक्षा से परे है। ठीक है, लेकिन 2007 में एक वाद हुआ था। कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट में एक वाद हुआ था, IR कोएलियो वर्सेस तमिलनाडु राज्यवाद। ये तमिलनाडु है, क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तो 2007 में एक वाद हुआ था। कौन सा वाद हुआ था? IR कोएलियो वर्सेस तमिलनाडु राज्यवाद, जिसको कोएलियोवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कोएलियोवाद ही कहते हैं, जो 2007 में हुआ था। इसके अंतर्गत एक निर्णय दिया गया था। इसके अंतर्गत ये निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसके अंतर्गत यानी कि नौवीं अनुसूची में रखे गए थे उनकी जो है न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। 2007 में एक वाद हुआ था। कौन सा हुआ था? IR कोएलियो वर्सेस तमिलनाडु राज्यवाद। इसके अंतर्गत यह निर्धारण किया गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इस नौवीं अनुसूची में रखे गए थे इसकी जो है न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। यानी कि 24 अप्रैल 1973 से जो पूर्व जो विषय रखे गए थे इसके उनकी तो न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसके अंतर्गत रखे गए थे इसके जो है न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। अच्छा, इस डेट को क्यों रखा गया था? क्योंकि इसी दिन जो है केशवानंद भारतीवाद का निर्णय आया था। केशवानंद भारतीवाद का जो निर्णय है वो किस दिन आया था? 24 अप्रैल 1973 को ही जो केशवानंद भारतीवाद का जो है निर्णय आया था। इसी की तरह इस तारीख को ध्यान रखते हुए यह जो है इसमें फैसला दिया गया था कि इस तारीख के बाद जो भी विषय जो है इस नौवीं अनुसूची में रखे गए हैं उसकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी। आपको पता है केशवानंद भारतीवाद में संविधान में मूल ढांचा आधारभूत ढांचे का संकल्प दिया गया था। फिर से पता है, अतः निर्धारित किया गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी और यदि वह विषय संविधान के मूल ढांचे आधारभूत ढांचे का अतिक्रमण करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई 24 अप्रैल 1973 से पूर्व ये जो विषय है जो भी विषय इसके अंतर्गत रखे गए हैं उसके न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन IR कोएलियोवाद जो कि 2007 में हुआ था इसमें यह देखा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय है इसके अंतर्गत रखे गए इसके द्वारा न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। अगर वो विषय रखा गया विषय इस तारीख के बाद वो विषय जो रखा गया है वो न्यायालय की मतलब संविधान की ढांचा का यानी मूलभूत ढांचे का अगर उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा उस विषय को इस अनुसूची से बाहर रखा जा सकता है या फिर इसको अवैध घोषित किया जा सकता है। यही बात ये बोल रहा है। फिर से पढ़ते हैं, अतः निर्धारित किया गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी और यदि वह विषय, फिर से पढ़िएगा, यदि वह विषय संविधान के मूल ढांचे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात वर्तमान में जो है नौवीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अधीन है, परे नहीं है, अधीन है। ठीक है, कब से है? 24 अप्रैल 1973 से। क्यों है इस दिन? क्योंकि इस दिन केशवानंद भारतीवाद का निर्णय आया था। किस वाद के तहत इसको मान्यता प्रदान की गई? IR कोएलियोवाद में की गई है। ठीक है, वर्तमान की बात की जाए तो आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें मनाही दी गई है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु के साथ साथ बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये अपनी अवधारणा दी है कि भाई नौवीं अनुसूची की जो आरक्षण है उसको नौवीं अनुसूची में रखा जाए, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनाही कर दी गई थी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है गाइस?
भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति से है। कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, अब आज इसमें ये पहले ये विदित हुआ था, इसमें देखिए रखे गए विषय को जो है न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन आयर कोयलेवाद जो कि 2007 में हुआ था, इसके अंतर्गत बोला गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इस विषय जो है इसके अंतर्गत रखे गए थे, इसमें न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। अगर मान लो वो विषय न्यायालय की आधारभूत ढांचा या मूल ढांचे का जो उल्लंघन करता है, अगर वो विषय उल्लंघन करता है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में आरक्षण को भी 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी, उसको नकार दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध गाइस दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, आपको पता है गाइस कोई भी एक मान लो संसद हो, संसद में कोई भी सदस्य हो, या फिर लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या फिर राज्यों की विधानसभा से संबंधित है, यदि वह एक दल छोड़ के दूसरे दल को अगर ज्वाइन करता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, यही जो उल्लेख है 10वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक, पहले जो है 10वीं अनुसूची जो है सम्मिलित संविधान में नहीं थी, लेकिन राजीव गांधी के द्वारा ये एफर्ट लगाए गए थे कि भाई इस दल बदल को रोकने के लिए कुछ कानून, यानी संविधान में कुछ कानून अवश्य होना ही चाहिए, इसीलिए 10वीं अनुसूची को लाया गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 यानी 1985 में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ये लिखा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल जो है पर रोक लगाने के लिए अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी सरकार द्वारा। ठीक है, तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा दल बदल पर है सबसे पहले रोक लगाने के लिए प्रावधान किया गया था। कौन सी अनुसूची लाई गई थी? 10वीं अनुसूची लाई गई थी। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है भाई? दल बदल रोक से है, और दल बदल रोक का जो सर्वप्रथम कानून लाया गया था वो राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत लाया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया, जिसका संबंध दल बदल पर रोक लगाने से है। ठीक है, तो दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है गाइस? 10वीं अनुसूची है। कब लाई गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाई गई थी। किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, अब बात की जाती है दल बदल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद उसमें जोड़े गए थे, तो मैं दल बदल से संबंधित जो अनुच्छेद वो भी एक बार बताता हूं, एक बार आप याद कर लेना, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको वापस से फिर से रिकॉल करवा दूंगा। तो 101, 102, 190 और 191 जो 4 अनुच्छेद है वो दल बदल से संबंधित है। कोई आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दल बदल संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, तो आपको आंसर देना है 101, 102, 190 और 191 का संबंध दल बदल से संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया था। अच्छा, एक संविधान संशोधन इससे और रिलेटेड है, वो है 91वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया तथा संपूर्ण दल विलय को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। पहले क्या हुआ करता था गाइस, जब 52वां संविधान संशोधन 1985 लागू किया गया था, तब ऐसा बोला गया था कि अगर मान लो उस दल के जो अमुक सदस्य, यानी कितने भी सदस्य मान लो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं, मान लो भले पूरा दल ही क्यों ना जा रहा है, तो उन पे दल बदल अयोग्यता है वो लागू कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया था। इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि अगर मान लो संपूर्ण दल एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जा रहा है तो वो दल बदल के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि उस दल के, यानी कि किसी अमुक दल, यानी कि कोई मान लो ए दल है वो बी दल में सम्मिलित हो रहा है। ठीक है, तो ए दल के कुल मिला के अगर 2/3 सदस्य बी दल में जा रहे हैं तो उस पर दल बदल लागू नहीं होगा। दल बदल क्या होगा? लागू नहीं होगा। समझ आया आपको? मैं आपको फिर से समझाता हूं। 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसके अंदर संपूर्ण दल बदल को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, मान लो कोई ए दल है और कोई बी दल है, तो ए दल के 2/3 सदस्य मान लो बी दल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर मान लो उस सदस्य की संख्या अगर 2/3 है तो उस पर दल बदल जो कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन गाइस कौन सी? 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। कौन कौन संविधान संशोधन याद रखना है? 52वां संविधान संशोधन 1985, 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, अब बात की जाती है 11वीं और 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, कौन संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 72वां और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इनका संबंध किससे? स्वायत्त शासन से रिलेटेड है, यानी कि स्वायत्त शासन जो है पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। बताया था मैंने 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है,
द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित यानी संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अच्छा, पंचायतों को इसमें कितने 29 विषय सौंपे गए थे। कितने? 29 विषय। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो सेट का एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपको पता है इस सेट का एग्जाम अभी वर्तमान में हुआ था, जो जनजाति विद्या गुरु गोविंद के द्वारा महाविद्यालय के द्वारा करवाया गया था। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है पंचायतों को कुल कितने विषय सौंपे गए थे? तो कितने विषय है? 29 विषय है। कितने? 29 विषय। फिर से रिकॉल करा दूं, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है गाइस? 11वीं अनुसूची का संबंध जो है पंचायतों से रिलेटेड है। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल कितने पंचायतों को कितने 29 विषय दिए गए थे, जो कि सेट के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, पढ़ते हैं। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तथा पंचायती राज संस्थाओं में को मान्यता प्रदान की गई एवं इसके अंतर्गत पंचायतों को विधि निर्माण के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायतों से। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, उसी तरीके से 12वीं अनुसूची की बात की जाती है, तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से। कौन संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन, वो भी 1992 के द्वारा किया गया था। ठीक, किसका संबंध है? नगर पालिका का संबंध है। और इसमें कुल कितने 18 विषय है। जिस तरीके से पंचायतों में 29 विषय दे रखे हैं, उसी तरीके से नगर पालिकाओं में कुल 18 विषय दे रखे हैं। पढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरीय शासन यानी कि नगर पालिका कह सकते हैं, नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका को मान्यता प्रदान की गई थी। और इसमें कुल कितने 18 विषय हैं, ये भी याद रखना। पंचायतों में कितने थे? 29 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 12 यानी कि 12th अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया, जिसका संबंध नगरीय संस्थाओं यानी नगर पालिकाओं से है। तथा इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं को विधि निर्माण हेतु कितने 18 विषय प्रदान किए गए। कितने गाइस? 18 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, तो अपन ने गाइस अभी 1 से लेकर 12 अनुसूचियां पढ़ी है। कितनी? 1 से लेकर 12 अनुसूचियां। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं ये। ठीक है, अभी आपको 5 मिनट फिर से रिवाइज करा देता हूं। ठीक, पहली अनुसूची का जो संबंध है राज्य तथा उनके नाम, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके नाम तथा उसकी सीमा क्षेत्र तथा न्यायिक क्षेत्रों से संबंधित है। वर्तमान में कुल कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश तथा इनके न्यायिक क्षेत्रों से संबंधित है। पहली अनुसूची ये रही। ठीक है, बात की जाए दूसरी अनुसूची में जो है किसका? वेतन तथा भत्ते तथा प्रलोभ्य का जो प्रावधान किया गया है। किसका? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसमें संवैधानिक पद सम्मिलित है। वेतन भत्ते तथा सुविधा को प्रलोभ्य का जो प्रावधान है वो अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है, कौन कौन इसमें सम्मिलित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इसमें सम्मिलित है। अनुसूची 3 की बात की जाए, अनुसूची में जो 3 का संबंध है वो शपथ या प्रतिहान से संबंधित है। ठीक है, शपथ प्रतिहान कौन कौन है? संघ के मंत्री या राज्य के मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वगैरह सभी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, लेकिन इस शपथ प्रतिहान यानी कि अनुसूची 3 में जो सम्मिलित है, इसमें कौन कौन इसमें जिनका प्रावधान नहीं किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा लोकपाल का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, अनुसूची जो 4 का संबंध है वो किससे है गाइस? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के हिसाब से मिलता है। और मैं आपको बता दूं राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में उनकी जनसंख्या अनुपात में अनुसूची 4 में सम्मिलित किया गया है। अनुसूची 5 का जो संबंध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है कोई भी अमुक जो है अगर मान लो किसी जनजाति के लिए सलाह मांगी जाती है तो अनुसूचित जनजाति सलाहकार जो परिषद का जो है गठन कर सकते हैं, और वो जो गठन करेगी वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अनुसूची 6 का जो संबंध है कुल 4 राज्यों से। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से है। इन चार राज्यों के लिए स्वायत्त जिला परिषद भी घोषित कर सकते हैं, और जो स्वायत्त जिला परिषद का जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये जो संविधान के अंतर्गत संविधान है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, संविधान कुछ जो है अनुच्छेद इसमें लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्वायत्त जिला परिषद का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में लद्दाख को भी इसमें सम्मिलित करने की मांग की जा रही है। ठीक है, फिर बात की सूची 7 का जो संबंध है वो सत्ता का विभाजन सूचियों के माध्यम से। इसमें कुल 7 सूची का विभाजन किया गया है।
है संघ सूची, संवर्ग सूची और राज्य सूची। संघ सूची वो होती है जिसपे केंद्र जो है कानून बना सकता है और इसमें कुल कितने 97 विषय सम्मिलित किया गया है। राज्य सूची में कुल 66 विषय जिसमें राज्य कानून बना सकता है, विशेष परिस्थितियों में जो है केंद्र भी कानून बना सकती है। संवर्ग सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है और इसमें अंतर्गत कुल कितने अपने 47 विषय सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और जो संवर्ग सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 का जो संबंध है संविधान की भाषाओं से। संविधान में कुल कितनी, जब संविधान लागू किया गया था 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। कौन कौन संविधान संशोधन जो इससे संबंधित है, कौन कौन से? 21वां 71वां बनाना संविधान संशोधन इनसे संबंधित है। 71 संविधान संशोधन से सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी, फिर 71 संविधान 21 संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई थी, 71 संविधान संशोधन मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली इससे जोड़ी गई थी। फिर बाद की बराना संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली इसमें जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध जो है जमींदारी प्रथा की समाप्ति से और उसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो भी विषय रखे गए थे उसको जो है न्यायिक समीक्षा से परे हुआ करते थे। लेकिन 2007 में एक न्यायिक निर्णयवाद आया, अय्यर कोयले वर्सेस तमिलनाडु राज्यवाद, जो कि 2007 में आया था। इसके अंतर्गत ये बोला गया था 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे उसको न्यायिक समीक्षा के परे नहीं होगी, वो इसके ऊपर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और अगर मान लो कोई भी विषय जो है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा इसको जो है अमान्य यानी कि उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। आज वर्तमान में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर दी जा रही है, ठीक है। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल को रोकने से संबंधित है। दल बदल को रोकने के लिए 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके अंतर्गत बोला था कि कोई भी अगर मान लो व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी जो सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। दल बदल संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 दल बदल संबंधित अनुच्छेद है। फिर बात की जाती है 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार संपूर्ण दल बदल को मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कि कोई एक दल बी दल में जाना जा रहा है, अगर उसके 2/3 सदस्य संपूर्ण दल विलय करता है तो उसको दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। फिर बात की 11वीं अनुसूची का संबंध जो है वो ग्राम पंचायत से यानी कि पंचायतों से। इसमें कुल कितने 29 विषय है और कितने 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। फिर बात की जाए 12वीं अनुसूची का संबंध जो है नगर पालिकाओं से और नगर पालिका जो है 14वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसी के अंतर्गत जो है कुल कितने 18 विषय को दिया गया था। यानी कि अपन ने 5 मिनट में पूरी जो अनुसूची रिवाइज कर दी है। आपको अनुसूची का जो चैप्टर है यानी कि जो आज मैंने वीडियो बनाया वो कैसा लगा? अगर आपको इसको अच्छा लगता है और इसको समझ में आता है तो एक बार इसको अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और साझा करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसको एक लाइक कर देना। आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, हम जो इतना एफर्ट लगाते हैं, अगर मान लो आपको समझ में भी आ रहा है तो इसको आपको एक बार लाइक करना ही चाहिए। अगर आपको और भी अच्छे वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। इससे क्या होगा, जो हमारे जो और भी वीडियोस है यानी कि मैं आपको सिस्टमैटिक रूप से पढ़ा रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ गाइस आरएस मेंस और आईएएस मेंस तक के आप लिख सकते हैं और इसमें जो प्री के क्वेश्चन भी इसमें आराम से सोल्व हो सकते हैं। तो आप इसको देखते रहिए और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना है। बाकी राम राम।